के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में जरूर 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 कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के इस व्याकरण के सत्र में हम समास किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, समास की परिभाषा इस प्रकार: दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: दो या अधिक शब्दों के संयोग की क्रिया को समास कहते हैं। और परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे वो इस प्रकार: दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो मिलाने की इस क्रिया को समास कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को समझने का यहाँ पर प्रयास किया। अब सामासिक शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा इस प्रकार: दो शब्द मिलते हैं तो उन्हें सामासिक शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा: दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो चलिए, उदाहरण के माध्यम से ही इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण इस प्रकार: कमल के समान नयन है जिसके, बराबर जवाब आएगा कमल नयन। दूसरा उदाहरण: राजा का महल, बराबर जवाब आया राजमहल। ऊपर दिए गए उदाहरणों में से समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार सुनिए। ऊपर दिए गए उदाहरणों से समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। इससे शब्द संक्षिप्त हो जाता है और अर्थ में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आता है। शब्द के संक्षेपीकरण की यह विधि समास कहलाती है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर हमने समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, सामासिक शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से समास और सामासिक शब्द को समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में विग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, विग्रह की परिभाषा इस प्रकार: सामासिक शब्दों का संबंध स्पष्ट कर दिखाने की पद्धति को विग्रह कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे विग्रह को। तो उसमें पहला उदाहरण: राम लक्ष्मण सामासिक शब्द है। इसके शब्दों का परस्पर संबंध राम और लक्ष्मण इस तरह दिखाते हैं और यही विग्रह है। तो यहाँ पर हमने विग्रह किसे कहते हैं और विग्रह का उदाहरण के माध्यम से विग्रह को समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में
समास के भेद मतलब समास के प्रकार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, समास के भेद प्रकार इस प्रकार। समास के 6 भेद या प्रकार हैं। तो पहला प्रकार अवयवी भाव समास, दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास, तीसरा प्रकार कर्मधारय समास, चौथा प्रकार द्विगु समास, पांचवा प्रकार द्वंद्व समास और 6 नंबर का भेद या प्रकार बहुव्रीहि समास। तो चलिए, समास के भेद या प्रकार में सबसे पहला प्रकार अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। अवयवी भाव समास की परिभाषा इस प्रकार: जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अवयव होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस समास का पूर्व पद अवयव हो तथा प्रधान पद अवयवी भाव समास कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। फिर से एक बार सुनने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ। जिस समास का पूर्व पद अवयव हो तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो चलिए, उदाहरण के माध्यम से अवयवी भाव समास को समझते हैं। पहला उदाहरण, यथाशक्ति, जिससे जवाब मिलेगा शक्ति के अनुसार। अब दूसरा उदाहरण, आजन्म, तो जवाब में जन्म है जब तक। ऊपर दिए गए उदाहरण में यथा आ प्रथम शब्द मतलब पहला शब्द अथवा पूर्व पद है जो प्रधान है। वाक्य में समास का क्रिया विशेषण के समान प्रयोग या उपयोग होता है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरणों में पहला उदाहरण, योगा का पालन मुकेश जी ने आजन्म किया। दूसरा उदाहरण, देश के जवानों के लिए यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। वाक्य में आजन्म यथाशक्ति अवयवी भाव समास है जिसका उपयोग क्रिया विशेषण के समान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अवयवी भाव समास किसे कहते हैं उसके उदाहरणों के माध्यम से अवयवी भाव समास को समझने का प्रयास भी किया। अब समास के भेद में दूसरा भेद तत्पुरुष समास, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा इस प्रकार: जिस समास में दूसरा पद मुख्य होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष की विभक्ति पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच लुप्त रहती है। जिस कारक की विभक्ति होती है उसी के नाम पर तत्पुरुष का नामकरण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा को समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में तत्पुरुष समास के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। पहला भेद कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा भेद करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष,
चौथा भेद अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। पांचवा भेद संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। 6 नंबर का भेद अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार से इन 6 भेदों को हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद में से सबसे पहला भेद कर्म तत्पुरुष अथवा द्वितीय तत्पुरुष। इसके उदाहरण इस प्रकार, स्वर्ग प्राप्त, जैसे कि स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा उदाहरण देशगत, देश को गया हुआ। तीसरा उदाहरण जेब कतरा, जेब को कतरने वाला या जेब कतरने वाला। अब दूसरा भेद करण तत्पुरुष अथवा तृतीय तत्पुरुष। इसके उदाहरण इस प्रकार, तुलसीकृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, धनहीन धन से हीन, मनमाना मन से माना आदि। अब तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष अथवा चतुर्थी तत्पुरुष को समझने का प्रयास करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। तो पहला उदाहरण कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। देशार्पण, देश को अर्पण। तीसरा उदाहरण रसोई घर, रसोई के लिए घर। चौथा उदाहरण हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब चौथा भेद तत्पुरुष समास का अपादान तत्पुरुष अथवा पंचमी तत्पुरुष। उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे इसे भी इस प्रकार। पहला उदाहरण जन्मांध, जन्म से अंध। दूसरा उदाहरण आकाशवाणी, आकाश से वाणी। तीसरा उदाहरण देश निकाल, देश से निकाला आदि। अब तत्पुरुष समास का पांचवा भेद संबंध तत्पुरुष अथवा षष्ठी तत्पुरुष। उसके उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण राजमहल, राजा का महल। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। अब यहाँ पर हम 6 नंबर का तत्पुरुष समास का भेद जो है उसे समझने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर का भेद है अधिकरण तत्पुरुष अथवा सप्तमी तत्पुरुष। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण वनवास, वन में वास। दूसरा उदाहरण ग्रामवास, ग्राम में वास। तीसरा उदाहरण नराधम, नरों में अधम। चौथा उदाहरण पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम आदि। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर समास के भेद में अवयवी भाव समास की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से उसे समझ तो लिया ही है, साथ ही साथ दूसरा जो भेद है तत्पुरुष समास उसकी परिभाषा और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग जो उसके 6 भेद है उसको उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। अब हम समास के भेद में तीसरा भेद कर्मधारेय समास किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए कर्मधारेय समास की परिभाषा इस प्रकार, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण चरण कमल, कमल के समान चरण। फिर से उदाहरण सुनिए, चरण कमल, कमल के समान चरण। वैसे दूसरा उदाहरण नील कमल, नीला कमल।
दोनों पदों की विभक्ति एक ही है, फिर भी दूसरा पद महत्वपूर्ण है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी कर्मधारय समास को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। उसकी परिभाषा इस प्रकार: समास में पूर्ववर्ती शब्द विशेषण हो और परवर्ती शब्द विशेष्य हो तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से ही इस परिभाषा को समझ लेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण, नीलांबर मतलब नीला अंबर। वैसे ही दूसरा उदाहरण, पीतांबर पीला अंबर। तीसरा उदाहरण, विद्याधन विद्यारूपी धन। चौथा उदाहरण, नरसिंह नरसिंह के समान। ऊपर दिए गए उदाहरण में नीला, पीला, विद्या आदि विशेषण है, तो अंबर, धन आदि विशेष्य है। दोस्तों, कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसलिए इसे कर्ता तत्पुरुष समास भी कहा जाता है या कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने तीसरा भेद जो है समास का, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब समास का चौथा भेद, द्विगु समास, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, समास का चौथा भेद द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास की परिभाषा इस प्रकार: जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह ज्ञान होता है। फिर से ये वाक्य जरूर सुनिए, इसमें समूह का ज्ञान होता है। अब दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस तत्पुरुष समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से द्विगु समास को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। दूसरा उदाहरण, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह। ऊपर दिए गए उदाहरणों में नवग्रह, त्रिभुवन शब्द समास है और इनके प्रथम पद जैसे कि 9, त्रि, ये संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर द्विगु समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का भी प्रयास यहाँ पर हम लोगों ने किया है। दोस्तों, आप लोगों में बहुत क्षमता है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण जो है, सैकड़ों उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब समास का पांचवा भेद, द्वंद्व समास, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, द्वंद्व समास की परिभाषा इस प्रकार: जिस समास के दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव वा आदि से कोई भी एक अवयव लगता हो। फिर से एक बार सुनिए, विग्रह करने पर और अथवा या एव वा आदि से कोई भी एक अवयव लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व समास का सबसे पहला उदाहरण इस प्रकार: पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य। दूसरा उदाहरण, आजकल मतलब आज या कल। तीसरा उदाहरण, रुपया पैसा मतलब रुपया एव पैसा। ऊपर दिए गए उदाहरणों में और या एव
जैसे वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए ये द्वंद्व समास है। उदाहरणों में दोनों पद महत्वपूर्ण है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए भी ये सामासिक शब्द द्वंद्व समास के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हमने द्वंद्व समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में हम समास का 6 नंबर का जो भेद है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह समास का आखिरी भेद भी है। तो चलिए, बहुव्रीहि समास की परिभाषा इस प्रकार: जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और जो किसी पद का विशेषण होता हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रमुख होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और भी इसकी परिभाषा समझेंगे। वह इस प्रकार: जब सामासिक शब्द मिलकर एक विशेष या अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं और तीसरे का अर्थबोध हो, तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए, उदाहरण के माध्यम से ही बहुव्रीहि समास को समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सबसे पहला उदाहरण, दशानन मतलब 10 है आनन जिसके। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर मिलेगा रावण। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर दशानन यह बहुव्रीहि समास है। उसका मतलब 10 है आनन जिसके। इसे हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इसका जवाब जो है रावण है। रावण के 10 सिर थे ना, इसलिए उसे दशानन भी कहा गया था। तो यहां पर किस प्रकार तीसरा पद प्रमुख है, इसलिए यहां यह बहुव्रीहि समास यह कहलाता है। ऐसे उदाहरण और समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण इस प्रकार, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका। तो नीलाकंठ किसका होता है? शंकर जी का होता है, भोलेनाथ का होता है। तो इस प्रकार से यहां पर और उदाहरण समझेंगे। लंबोदर मतलब लंबे उदर वाला। अब लंबे उदर वाला कौन है? तो जवाब में मिलता है गणेश जी। आगे का उदाहरण, चंद्रशेखर मतलब चंद्र है शिखर पर जिसके। अब इसका भी जवाब मिलता है शंकर जी, ताकि उनके शिखर पर, सिर पर चंद्र विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा गया है। अब आगे का उदाहरण, चक्रपाणी मतलब चक्र है पानी में जिसके। जवाब मिलेगा विष्णु जी। वैसे आगे, गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला। इस प्रकार से यहां पर गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण भी है, इसलिए उनको गिरिधर भी कहा गया है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में कोई भी पद प्रधान न होकर रावण, शंकर जी, गणेश जी, विष्णु जी और मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण जी, तीसरा ही अर्थ का बोध होता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों हमने आज की इस टॉपिक में बहुव्रीहि समास की परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से बहुव्रीहि समास को समझने का यहाँ पर प्रयास किया। और आज के
इस सत्र में हम लोगों ने समास के टॉपिक में समास की परिभाषा, सामासिक शब्द, उसके उदाहरण, साथ ही साथ समास के भेद में पहला भेद अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और 6 नंबर पर बहुव्रीहि समास, उनकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से समास और समास के भेद को समझने का यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया। अब इस सत्र को यहाँ पर समापन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे के YouTube चैनल के सत्र में समास में ही सामासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। फिर वह बारी बारी से, जैसे कि अव्ययीभाव समास, उसके सामासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे होता है, तत्पुरुष समास, उसके सामासिक शब्द और उसका विग्रह कैसे होता है, इनकी जानकारी अगले सत्र में जानने का प्रयास करेंगे। तो इंतजार करते रहिए अगले सत्र का। समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।